आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा थ्रोम्बोलाइसिस कैसे करते हैं। अगर आपकी ड्यूटी इमरजेंसी में लगी है या फिर आईसीयू में आप हो या फिर आप कार्डिक आईसीयू में ड्यूटी कर रहे हैं, तो अचानक से इमरजेंसी की डोर बेल बजती है और बोलते हैं कि चेस्ट पेन का पेशेंट आया है। वो मरीज चेस्ट पेन का बोल सकता है कि उसके लेफ्ट हैंड में दर्द है या फिर लेफ्ट सीने में दर्द बता सकता है, लेफ्ट साइड छाती में दर्द बता सकता है, इपिगैस्ट्रिक पेन से भी आ सकता है, या पेशेंट को नेक पेन भी हो सकता है या जो पेन भी हो सकता है। तो आपने पेशेंट का ईसीजी किया, ईसीजी करने के बाद पेशेंट को जो भी डॉक्टर है वहाँ पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर इमरजेंसी में, उसने आपको कॉल किया, बोला सर हार्ट अटैक है, पेशेंट को एमआई हुआ है, तो आपको उसे ऑर्डर देना है कि बेटा आईसीयू में लेके आओ। फिर आप उसका प्लान करेंगे कि पेशेंट को थ्रोम्बोलाइसिस करना है या नहीं करना है, पेशेंट को कौन सा एमआई है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर जमील आज आप लोगों को इसी वीडियो में यही बताऊंगा कि थ्रोम्बोलाइसिस कैसे करते हैं और हार्ट अटैक को कैसे पहचानें। तो दोस्तों, जब भी कोई मरीज हार्ट अटैक का आता है, चेस्ट पेन का आता है, ईसीजी करते हैं, ईसीजी के बाद हम बोलते हैं पेशेंट को हार्ट अटैक एमआई है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ईसीजी के अंदर कौन सा एमआई है। तो जो एमआई होते हैं हार्ट के, अलग अलग वॉल के अलग अलग एमआई होते हैं, जैसे कि एंटीरियर वॉल एमआई, इंफीरियर वॉल एमआई, सेप्टल वॉल एमआई, लेटरल वॉल एमआई और पोस्टीरियर वॉल एमआई। 5 तरह के एमआई हम ईसीजी में देख के डायग्नोस करते हैं। और जो भी वॉल का एमआई होता है, फिर हम उस मरीज को थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ थ्रोम्बोलाइसिस की प्रोसेस करने के पहले एमआई हम कैसे और कौन सी लीड में देखते हैं। तो अगर मरीज को इंफीरियर वॉल एमआई है, तो आपको लीड 2, लीड 3 और लीड एवीएफ के अंदर एचटी एलिवेशन चेंजेस मिलेंगे, स्टीटी चेंजेस मिलेंगे। इसमें हमें एचटी एलिवेशन देखने मिलेगा लीड 2, 3 एवीएफ में, अगर मरीज को इंफीरियर वॉल एमआई है तो। वहीं अगर हम बात करें पेशेंट को एंटीरियर वॉल एमआई है, अगर मरीज को एंटीरियर वॉल एमआई होता है तो मरीज के लीड V2, लीड V3 और लीड V4 में एचटी एलिवेशन चेंजेस हमें देखने मिलेंगे, तो इसे हम एंटीरियर वॉल एमआई बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें लेटरल वॉल एमआई की, अगर मरीज को लेटरल वॉल एमआई हुआ है, चेस्ट पेन के साथ आया है, इसी में अगर लीड 1, लीड एवीएल, V5 और V6 के अंदर अगर एचटी एलिवेशन चेंजेस आते हैं, तो उसे हम लेटरल वॉल एमआई बोलते हैं, जो कि आप लीड स्क्रीन पर देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर। अगर वहीं हम बात करें सेप्टल वॉल एमआई, अगर मरीज को सेप्टल वॉल एमआई है, तो लीड V1, V2, V3 के अंदर आपको एचटी एलिवेशन चेंजेस देखने मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम ईसीजी देखकर अलग अलग वॉल के एमआई देखते हैं। अब हम बात करेंगे थ्रोम्बोलाइसिस के बारे में। थ्रोम्बोलाइसिस कैसे करें अगर कोई मरीज हार्ट अटैक का आता है, एमआई का आता है। मानो कि आपके पास एंटीरियर वॉल या फिर इंफीरियर वॉल का मरीज आया है, तो आपको सबसे पहले मरीज से पूछना है ड्यूरेशन ऑफ चेस्ट पेन, मरीज को जो छाती में दर्द हुआ है कब हुआ है, कितना समय हो चुका है इस दर्द को। तो उसके लिए आपको देखना है टाइम क्या हुआ है, कितने समय हो चुका है उसे, तो उसे हम बोलते हैं विंडो पीरियड। अगर मरीज आपके पास 12 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है, जैसे कि मरीज को छाती में दर्द हुआ था दिन के 12 बजे और वो आपके पास रात के 12 बजने से पहले पहले आ जाता है, तो उसे हम विंडो पीरियड बोलते हैं। हार्ट अटैक का मरीज अगर हार्ट अटैक सीने में दर्द चालू होने से 12 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और ईसीजी में हार्ट अटैक डायग्नोस हो जाता है, तो उसे हम विंडो पीरियड बोलते हैं। अगर मरीज विंडो पीरियड में आता है, 12 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल पहुंच जाता है, तो आपको उसे थ्रोम्बोलाइसिस करना है, जिसे हम बोलते हैं विंडो पीरियड। तो विंडो पीरियड मरीज आएगा तो ही आपको थ्रोम्बोलाइसिस करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अगर मरीज आपके पास 12 घंटे के बाद में आता है, मान लो 16-17 घंटे में आता है या फिर नेक्स्ट डे आता है, तो उस कंडीशन में आपको उस मरीज को थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करना है, क्योंकि ये मरीज आपका 12 घंटे के बाद आया है। तो अगर मरीज चेस्ट पेन चालू होने के 12 घंटे बाद आपके पास आता है, नेक्स्ट डे आता है या फिर 18-20 घंटे के बाद आता है, तो उस कंडीशन में आपको मरीज को थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करना है। उस कंडीशन में क्या करेंगे मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर मरीज इंडो पीरियड के अंदर आता है, विंडो पीरियड के अंदर आता है 12 घंटे के अंदर अंदर, तो आपको क्या करना है। जैसे आपने मरीज का ईसीजी किया, ईसीजी में आपको कोई सा भी एमआई मिला, एंटीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर वाला एमआई मिला, उसके बाद आपको पेशेंट को आईसीयू में लेना है। आईसीयू में लेने के बाद मरीज को लोडिंग डोज देना है। लोडिंग डोज में आपको क्या क्या देना है, लोडिंग डोज में आपको टेबलेट एस्प्रिन 300 mg, टेबलेट क्लोपिटेप 325 mg, टेबलेट एटोरवास्टेटिन 80 mg मरीज को देना है। मरीज को ये टेबलेट आपको चबा के खिलाना है। चबा के खिलाने के बाद आपको एक टेबलेट सोर्बिट्रेट 5 mg देना है, सबलिंगुअल देना है। इसे हम लोडिंग डोज बोलते हैं। एस्प्रिन 300 mg, क्लोपिटोग्रेल 325 mg, एटोरवास्टेटिन 80 mg और एक 5 mg की सोर्बिट्रेट सबलिंगुअल जीभ के अंदर रखना है। इसे हम लाइफ सेविंग डोज बोलते हैं हार्ट अटैक वाले मरीज के अंदर। ये लोडिंग डोज आपको देना है। उसके बाद मरीज को आपको थ्रोम्बोलाइसिस करने के लिए मरीज का कंसेंट लेना है अटेंडर से। थ्रोम्बोलाइसिस हम जो करते हैं रिटेलेक्स से भी करते हैं और स्ट्रेप्टोकाइनेस से भी करते हैं। ज़्यादातर थ्रोम्बोलाइसिस स्ट्रेप्टोकाइनेस से किए जाते हैं, जो 1.5 लाख का होता है, इंटरनेशनल यूनिट का होता है। तो कंसेंट में आपको मरीज के अटेंडर को बताना है इस इंजेक्शन के लगने के दौरान मरीज के मुंह से खून आना, नाक से खून आना, पेशाब के रास्ते खून आना, सर के अंदर ब्लीड होना, ऐसे
लक्षण देखने को मिल सकते हैं, और मरीज के अगर सर में खून का रिसाव हुआ तो उस कंडीशन में मरीज की जान भी जा सकती है। मरीज को हार्ट दिल की धड़कन कम या ज़्यादा होना, एरिथमियास होना हो सकता है इस इंजेक्शन के लगाने के दौरान। अगर ऐसा होता है तो मरीज को हमें डीसी शॉक, बिजली का झटका देने की जरूरत पड़ सकती है। आपको ये लिखना है उस पर, और लिख के मरीज का अटेंडेंट कंसल्ट लेना है। फिर ये इंजेक्शन आता है 1.5 इंटरनेशनल यूनिट का, इसे 50 ml की एनएस में लेना है, और इन्फ्यूजन पंप से कनेक्ट करके उसे आपको 50 ml पर आवर पर चला देना है। उसके बाद आपको मरीज का 3 ECG निकालना है। एक प्री थ्रोम्बोलाइसिस ECG, जो मरीज आपके पास ऑन एडमिशन आया था, आपका जो डायग्नोस हुआ था MI, उस पर आपको लिखना है प्री थ्रोम्बोलाइसिस ECG। उसके बाद जब आपका थ्रोम्बोलाइज करने के लिए आपने जो इंजेक्शन लोड किया है, वो इंजेक्शन 25 ml चले जाए मरीज को, उस दौरान एक ECG निकालना है, जिसे हम जिसे हम ड्यूरिंग थ्रोम्बोलाइज ECG बोलेंगे। ड्यूरिंग थ्रोम्बोलाइज ECG निकालना है, और एक आपको पोस्ट थ्रोम्बोलाइज ECG निकालना है। ये ECG हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि मरीज को हमें कोई एरिथमियास वगैरह हो, कुछ चेंजेस हो तो उसमें देखने मिल जाए, उससे हम ट्रीट कर सकें। तो इस तरह से आपको थ्रोम्बोलाइसिस करना है। साथ में आपको पेशेंट को थ्रोम्बोलाइसिस करने के बाद इंजेक्शन LMWX देना है, या फिर फोंडाफ्लो देख सकते हैं, या फिर मरीज अगर फाइनेंशियल सही नहीं हो, पुअर हो, तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को इंजेक्शन हिपरिन का इन्फ्यूजन चला सकते हैं 2 ml पर आवर पे, जिससे मरीज को 1000 यूनिट पर आवर इंजेक्शन जाएगा, 2000 यूनिट पर आवर इंजेक्शन जाएगा। 25,000 का एक हिपरिन का वायल आता है, जिसे आप 45 ml NS में लेना है, और उसे 2 ml पर आवर पे चला देना है। तो मरीज को 1000 पर यूनिट हिपरिन मरीज को चले जाएगा। तो इस तरह से आपको उसका मैनेजमेंट करना है। साथ में आपको पेशेंट को टेबलेट क्लेविक्स AS 1 OD, टेबलेट एटोरवास्टेटिन 40 mg या फिर 80 mg के डोज में देना है OD में, HS में। और साथ में आपको टेबलेट निकोरान 5 mg BD, टेबलेट साइटोगार्ड जिसमें ट्राइमेथिलिन होता है, BD के डोज में देना है, और एक क्लोज MD क्लोनाजेपाम 0.25 mg रात में देना है। उसके बाद मरीज का आपको इको का प्लान करना है, इको कराना है, और साथ में कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि CBC देखना है मरीज का, आपको ट्रोप आई देखना है, और CPK-MB देखना है। ट्रोप आई में आपको एक ये टेस्ट होता है जिसमें एक किट होती है, किट के ऊपर मरीज का ब्लड डालते हैं, सीरम डालते हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव दिखाता है, तो आपको वो टेस्ट कराना है। साथ में CPK-MB कराना है। CPK-MB एक आइसोएंजाइम टेस्ट होता है। जब मरीज के हार्ट अटैक आता है तो मरीज के जो कार्डियक मसल नेक्रोसिस होते हैं, मसल टूटते हैं, तो मरीज के हार्ट अटैक वाली कंडीशन में CPK-MB का लेवल बढ़ जाता है। इसका नॉर्मल लेवल जो होता है 0 से 25 होता है, तो अगर 25 से ज़्यादा इसकी रेंज आती है तो उसे हम हार्ट अटैक पॉजिटिव मानते हैं। तो उस कंडीशन में मरीज को थ्रोम्बोलाइसिस किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया कैसे थ्रोम्बोलाइसिस मरीज को किया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।